हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। एक और इम्पॉर्टेंट मेथड, हम दो मेथड ऑलरेडी पढ़ लिए, वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का हम पूरा थ्योरेटिकल प्रोसेस भी पढ़े और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किए। इनकम मेथड का भी हम पूरा थ्योरेटिकल प्रोसेस पढ़े और उसका कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए। आज हम एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरा मेथड हमारे नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में, उसको शुरू करेंगे और आज हम इस मेथड को कंप्लीट भी करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसका बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलो फटाफट से शुरू करते हैं। मेथड नंबर 3, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अब तुम्हें शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है, ये मेथड की वजह से ही लोगों को नेशनल इनकम डिफिकल्ट लगता है। तो क्या ये मेथड डिफिकल्ट है? नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट। इसमें जो टर्म्स यूज किए गए हैं ना, जो वर्डिंग यूज किया गया है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बस उसके अलावा कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। जिस तरीके से वैल्यू एडेड मेथड आसान था, इनकम मेथड आसान था, वैसे ही एक्सपेंडिचर मेथड भी बहुत ही आसान है। एक्सपेंडिचर मेथड को हम और आसानी से कर सकते हैं, बस बेसिक टर्म्स में अगर हम कंफ्यूज ना हो तो। जैसे कि आज मैं तुम्हें एक्सपेंडिचर मेथड के 4 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ाऊंगा। वो चारों कंपोनेंट्स ना मिलता जुलता टाइप का नाम हो जाता है, तो लोग जनरली क्या हो जाते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको एक्सपेंडिचर मेथड डिफिकल्ट लगने लगता है। तो एक्सपेंडिचर मेथड डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, आज मैं पढ़ाऊंगा, देखना कितना आसान लगेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक से जरूर से ज्वाइन कर लेना तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप, और साथ में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लेना, जहां पर तुम्हें सारे पीडीएफ नोट्स और बहुत कुछ वहां पर मिलेगा। ठीक है, फटाफट से शुरू करते हैं हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। अब 3 मेथड हमें पढ़ना था। पहला मेथड था वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा मेथड था इनकम मेथड और तीसरा मेथड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। ये दो तो हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए। हमें क्या पढ़ना है आज? आज हमें एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ना है। एक्सपेंडिचर मेथड करता क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड कुछ नहीं, वही नेशनल इनकम को मेजर करता है, लेकिन एक्सपेंडिचर की तरीके से, मतलब कौन कितना रुपए खर्च कर रहा है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसका मतलब प्राइवेट हाउस होल्ड कितना रुपए खर्च कर रहे हैं, गवर्नमेंट कितना रुपया खर्च कर रहा है, ये सभी खर्चा को हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। जैसे कि दो पार्ट है, दो सेंटर, जो दो प्रकार से सोच सकते हो। मान लो मेरा इनकम 100 है और मेरा एक्सपेंडिचर 100 है, मतलब मैं जितना रुपए कमाता हूं पूरा खर्च कर देता हूं। तो तुम्हें नहीं लगता अगर मैं मान लो 20 रुपए का चॉकलेट खरीदा, 20 का आइसक्रीम खरीदा, 20 का कुछ और खरीदा, 40 का कुछ और खरीदा, इन सबको टोटल कर दो और इसके बाद बता दिया कि मेरे पॉकेट में अब 0 बचा है, तो अगर मैं ये चारों को टोटल कर लूं तो तुम्हें नहीं लगता कि मेरा इनकम ही निकलेगा? बात तो बराबर ही है। इनकम को हम खर्च करते हैं, चाहे तुम इनकम को टोटल कर लो या सारे एक्सपेंडिचर को टोटल कर लो, प्रोवाइडेड सेविंग से जीरो, सेविंग जीरो है तो सारे खर्चे को टोटल करेंगे तो भी वो इनकम के साथ बराबर होगा। तो इनकम मेथड में हम सारे इनकम्स को ऐड करते थे, एक्सपेंडिचर मेथड में हम सारे एक्सपेंडिचर्स को ऐड करेंगे। हमारा कहां कहां पर हम पैसे खर्च कर रहे हैं उन सभी चीजों को ऐड करने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ। बहुत ही आसान सा मेथड है, बस कभी कभार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्वेश्चन को देखते हुए। ठीक है, लेकिन अब मैं वो तुम्हारा सारा कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। दिस मेथड मेजर्स नेशनल इनकम एज अ सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, जो हम फाइनल एक्सपेंडिचर इंकर करेंगे ऑन हाउसहोल्ड, फाइनल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय हाउसहोल्ड, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेनर्स, चारों मिलकर। दिस मेथड इज नोन एज इनकम डिस्पोजल मेथड। ये होता है इनकम डिस्पोजल मेथड भी बोलते हैं, जहां पर हम हमारे इनकम को डिस्पोज ऑफ करते हैं, मतलब एक्सपेंडिचर करते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। हम 4 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जब हम इन चारों कंपोनेंट्स को एक एक करके पूरा समझ लेंगे, हम क्या करेंगे उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड से किस तरीके से नेशनल इनकम निकलता है वो सीखेंगे। तो 4 जो कंपोनेंट्स है वो सभी सेक्टर्स का मिला के, एक्सपेंडिचर इज अंडरटेकन बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो फर्म हो या फिर फॉरेन सेक्टर हो। 4 कंपोनेंट्स में जो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है, कंपोनेंट नंबर 1, वो क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं पीएफसीई। पीएफसीई, अब इसका मतलब क्या है? प्राइवेट
प्राइवेट मतलब कौन, हाउस होल्ड्स। प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड, फाइनल का मतलब इंटरमीडिएट गुड्स को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ फाइनल गुड्स को लेंगे। तो प्राइवेट होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये क्या होता है, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय हाउस होल्ड, जो हाउस होल्ड वाले खर्च कर रहे हैं, एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड ऑन ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जितना भी वो लोग कंज्यूमर गुड्स खरीद रहे हैं, चाहे वो ड्यूरेबल हो, एक्सेप्ट हाउसेस, हाँ घर को छोड़कर। घर को क्यों छोड़ दिए वो मैं बताऊंगा, बिकॉज घर हमारा जो होता है, हम जो घर खरीदते हैं वो हमारे इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है और वो हमारा तीसरा कंपोनेंट के अंदर में आता है। बेसिकली हम एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम 1 से हटा दिए, कंपोनेंट नंबर 1 से हटाकर कंपोनेंट नंबर 3 में ले जाकर इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए घर को छोड़कर बाकी हम जो भी सामान खरीद रहे हैं वो सब हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। PFC, private final consumption expenditure, includes expenditure incurred by normal resident whether in the domestic territory or abroad। एक नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा खर्च करना चाहिए, नॉर्मल रेसिडेंट खर्च करेगा, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर करे चाहे वो बाहर करे, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन खर्चा कौन करेगा, खर्चा एक नॉर्मल रेसिडेंट करेगा। हु इज अ नॉर्मल रेसिडेंट, ऑलरेडी तुम पढ़े हुए हो। So any expenditure incurred by resident during their foreign tour travel will be added in PFCE. However, any expenditure incurred by non-resident, अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंसान है और वो पैसे खर्च कर रहा है तो क्या हम उसे ऐड करेंगे, विल बी डिडक्टेड फ्रॉम PFCE, उसको हम PFCE से हटा देंगे। तो PFCE में क्या आएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, किसका, ओनली रेसिडेंट का, चाहे वो इंडिया में खर्च करे चाहे वो बाहर करे, रेसिडेंट का होना चाहिए। अगर एक नॉन रेसिडेंट खर्च कर रहा है तो वो हम PFCE के अंदर में नहीं लेंगे। क्लियर है बात, मेरे हिसाब से पहला कंपोनेंट PFCE के बारे में सभी को पूरा सब कुछ क्लियर है। चलते हैं सेकंड कंपोनेंट हमारा, कंपोनेंट नंबर 2, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GFCE। मतलब बाकी सब तो सेम है, खाली प्राइवेट के जगह कौन आ गया, गवर्नमेंट आ गया, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत सारा गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है, गवर्नमेंट भी तो एक्सपेंडिचर कर रहा है। जब प्राइवेट के एक्सपेंडिचर को हम प्लस करेंगे तो साथ में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को भी हमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय जनरल गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लाइक डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन एक्सेट्रा, जो गवर्नमेंट हर रोज खर्च कर रहा है। गवर्नमेंट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ सोशल वेलफेयर विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। गवर्नमेंट जब भी कोई काम करता है वो सोशल वेलफेयर के लिए करता है, ऐसा बोला जाता है कि वो सोशल वेलफेयर के लिए कर रहा है, प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा है। अल्टीमेटली देखोगे तो ना प्रॉफिट होता है ना सोशल वेलफेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट नंबर 3, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, GDCF। पहला कंपोनेंट क्या था, PFC, दूसरा कंपोनेंट GFC, तीसरा कंपोनेंट क्या था, GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये हमारा तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। यहीं पर आकर, तीसरे कंपोनेंट में ही आकर सभी का दिमाग खराब हो जाता है और लगता है ये क्या हो रहा है हमारे साथ, कुछ भी नहीं हो रहा है, सिंपल सा लॉजिक चल रहा है, सिंपल सा लॉजिक चल रहा है। देखो, फर्स्ट कंपोनेंट PFCE, सेकेंड कंपोनेंट GFCE, तीसरा कंपोनेंट GDCF और चौथा एक और पढ़ेंगे हम इसके बाद, नेट एक्सपोर्ट एनी। बस अगर तुम ये 4 कंपोनेंट को समझ गए तो काम खत्म। पहला कंपोनेंट हम ऑलरेडी समझ लिए, PFC मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GFC का मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा कंपोनेंट जो है ये, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, GDCF। अब GDCF को हम पूरा डिटेल में समझेंगे, सब कोई एकदम ध्यान से सुनना, GDCF क्या होता है, ठीक है। आ जाओ, GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नाम में क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब बिफोर डेप्रिसिएशन, ग्रॉस का मतलब होता है बिफोर डेप्रिसिएशन, तो यहां पर लिखा हुआ है ग्रॉस। इसका मतलब हम लेंगे जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिफोर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले का फिगर। डोमेस्टिक
डोमेस्टिक का मतलब, डोमेस्टिक का मतलब इंडिया के अंदर जो हो रहा है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। इन रेफर्स टू एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी, इट रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर इनकम ऑन एक्वायरिंग गुड्स फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोडक्शन यूनिट लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये सब बकवास की बातें लिखी हुई है। अब मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बताने जा रहा हूं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का दो पार्ट होता है। देखो, इसका दो पार्ट होता है। ये तो समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये हम समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे दिक्कत जो देता है ये है कंपोनेंट नंबर 3, जिसका नाम है जीडीसीएफ। जीडीसीएफ का दो हिस्सा होता है, एक होता है फिक्स और दूसरा होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री, अब ये क्या होता है? हम दो प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं। दिस इज आवर इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्टमेंट जनरली बिजनेस में दो प्रकार का करते हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट होता है प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग और तुम्हारा फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए, जो सालों साल हमारे साथ चलेगा। और दूसरा इन्वेस्टमेंट जो हमारा होता है वो होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री मतलब रॉ मटेरियल का जो स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, सेमी फिनिश गुड्स का जो स्टॉक पड़ा हुआ है, फिनिश गुड्स का जो स्टॉक गोडाउन में हमारे रखा हुआ है, ये क्या है? दिस इज आवर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जो जीडीसीएफ का दो पार्ट होता है, जीडीसीएफ दो चीजों को लेकर बनता है, एक तो फिक्स वाला पार्ट और दूसरा रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक वाला पार्ट। ठीक है, तो मैं जीडीसीएफ को बोल सकता हूं कुछ इस तरीके से। पहला कंपोनेंट जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा फिक्स वाला पार्ट। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ जीडीसीएफ। फर्स्ट, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखो लिखा हुआ है फिक्स्ड, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। एक हो गया फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा हो गया हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अभी हम फिलहाल पढ़ रहे हैं कंपोनेंट नंबर 1, मतलब पार्ट नंबर 1। दो कंपोनेंट में से पहला कंपोनेंट जिसका नाम है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये फिक्स के अंदर तीन चीजें हैं। फिक्स तीन चीजों को लेकर बनता है। क्या क्या? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान लो कि फिक्स को भी हम तीन चीजों को ऐड करके बनाते हैं। पहला, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो हम हमारे बिजनेस में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो। दूसरा जो है हमारा ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ये वो घर है, हाउस। अभी बात किए थे ना कि हाउस को हम पहले वाले पॉइंट से हटाकर कहां लेकर जाएंगे? पॉइंट नंबर 3 में लेकर जाएंगे। जो हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था वहां से हम हाउस को हटा देंगे और हाउस कहां पर आ जाएगा? हमारा हाउस कंपोनेंट नंबर 3 के अंदर कहां पर आएगा? ये रहा, ये फिक्स वाले के अंदर आएगा। फिक्स में लिखा हुआ है ना ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। और इसमें तीसरा ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट पब्लिक के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फ्लाईओवर बना रहा है, स्कूल बना रहा है, रास्ता बना रहा है, ड्रेनेज सिस्टम बना रहा है, पाइपलाइन सिस्टम बना रहा है, ये सब कुछ हमारा आ गया ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट तीन प्रकार का हो गया। पहला तो बिजनेस में जो फिक्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दूसरा अपने लिए जो घर खरीद रहे हो, और तीसरा गवर्नमेंट जो लोगों के लिए पब्लिक यूटिलिटी के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये तीनों को मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा कंपोनेंट नंबर 1, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसके साथ एक और कंपोनेंट है नेक्स्ट, जो दूसरा कंपोनेंट वो है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब मेरे गोडाउन में कितना स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक कितना है। अगर ओपनिंग 100 था, क्लोजिंग 200 है, तो करंट ईयर में मैं कितना परचेज किया? करंट ईयर में मैं और एक्स्ट्रा 100 यूनिट को ऐड किया। तो चेंज इन स्टॉक हम लोग ले लेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर में। ठीक है, इट रेफर्स टू द फिजिकल चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स। ये रॉ मटेरियल का स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक और फिनिश गुड्स का स्टॉक। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल द इन्वेस्टमेंट आइटम बिकॉज it represents the goods produced but not used for current consumption. It is calculated as a difference between closing stock and opening stock. Closing stock और opening stock के बीच का difference, मतलब फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा closing stock माइनस opening stock। ये कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा कंपोनेंट था। जीडीसीएफ को निकालने का दो तरीका है, एक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। दोनों को ऐड कर दो। फिक्स का अगर 3 पार्ट दिया हुआ है तो तीनों को अलग अलग ऐड करके पहले फिक्स निकाल लो, फिर उसके साथ इन्वेंट्री को ऐड करके हम क्या निकाल लेंगे? जीडीसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है,
मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है जीडीसीएफ कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, 3 कंपोनेंट हो गया हमारा, पीएफसी, जीएफसी, जीडीसीएफ। आखिरी 4th कंपोनेंट पर आते हैं। 4th कंपोनेंट हमें क्या बोलता है, नेट एक्सपोर्ट। 4th कंपोनेंट बोलता है नेट एक्सपोर्ट। व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट? नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हम जो बाहर कंट्री को भेज रहे हैं माइनस हम जो बाहर वाले कंट्री से मंगवा रहे हैं, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कैलकुलेट नेट एक्सपोर्ट इन द फॉलोइंग केसेस। अभी तुम्हें क्या करना है, नेट एक्सपोर्ट निकालना है। देखो एक्सपोर्ट है 500, इंपोर्ट है 300, बताओ नेट एक्सपोर्ट क्या होगा। बच्चे भी कर लेंगे ये क्वेश्चन। एक्सपोर्ट 600, इंपोर्ट 700, माइनस 100। एक्सपोर्ट 0, इंपोर्ट 200, नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है तुम्हें। अगर नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है, इंपोर्ट दिया हुआ है, तो क्या नेट एक्सपोर्ट क्या होगा, अगर जो क्वेश्चन में दिया है वही होगा। फिर से इंपोर्ट को थोड़ी माइनस करेंगे। लास्ट में नेट इंपोर्ट दिया हुआ है 200, तो नेट एक्सपोर्ट क्या होगा, -200। ठीक है, तो बेसिकली हम जो फॉर्मूला, हम जो मेथड था उसमें क्या समझे हम लोग समझे कि हमें 4 कंपोनेंट्स चाहिए। सर क्या क्या 4 कंपोनेंट था, पी एफ सी ई प्लस जी एच सी ई प्लस जी डी सी एफ प्लस नेट एक्सपोर्ट। अगर हम ये चारों चीजों को ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, हमको जीडीपी एट एमपी मिल जाता है। और अगर तुम्हें एक बार जीडीपी एट एमपी मिल गया तब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता आंसर को सॉल्व करने से। मतलब जीडीपी एट एमपी मिल गया, अब तो हम चैंपियन है। जो बोला जाएगा क्वेश्चन में, चाहे वो डोमेस्टिक इनकम बोले, चाहे वो नेशनल इनकम बोले या कुछ और बोले, हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं ओन्स हमें जीडीपी एट एमपी अगर मिल गया तो पहला था पीएफसी, दूसरा है जीएफसी, तीसरा है जीडीसीएफ और चौथा है नेट एक्सपोर्ट। पीएफसी तो हमें समझ में आ गया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जीएफसी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जीडीसीएफ का 2 पार्ट होता है, एक होता है फिक्स और दूसरा होता है चेंज इन स्टॉक। और आखिरी वाला आ गया नेट एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये है हमारा पूरा फॉर्मूला एक्सपेंडिचर मेथड का। 4 कंपोनेंट्स हैं, चारों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, हमें जीडीपी एट एमपी मिल जाता है। और यहां से हम अब नेशनल इनकम तो किसी भी तरीके से आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? चलो स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स है, स्टेप्स क्या क्या है देखते हैं, आ जाओ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे स्टेप्स के बारे में। क्या क्या स्टेप्स होगा एक नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का एक्सपेंडिचर मेथड से। अब देखो एक्सपेंडिचर मेथड में हम 4 कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, पीएफसी, जीएफसी, जीडीसीएफ एंड नेट एक्सपोर्ट। 4 चीजों को ऐड करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक यूनिट इंकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर। कौन कौन सा हमारा सेक्टर्स होता है, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, प्रोडक्शन, प्राइवेट, ये प्रोडक्शन सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब फॉरेन सेक्टर। तो ये 4 सेक्टर्स जो होते हैं, ये चारों जो भी पीएफसी, जीएफसी, जीडीसीएफ और नेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम चारों को ऐड कर लेंगे। तो पहले तो हम क्या करेंगे, 4 सेक्टर में अलग अलग डिवाइड करेंगे। 4 सेक्टर में डिवाइड करने के बाद हम सभी कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। पहला पीएफसी, दूसरा जीएफसी, तीसरा जीडीसीएफ और चौथा हो गया हमारा नेट एक्सपोर्ट। हम ये चारों को अलग अलग आइडेंटिफाई कर लेंगे। चारों को आइडेंटिफाई करने के बाद चारों का टोटल निकाल लेंगे। जब हम चारों का टोटल निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जीडीपी एट एमपी मिल जाएगा। जीडीपी एट एमपी मिल जाएगा। जब जीडीपी एट एमपी मिल गया, अब यहां से तुम नेशनल इनकम निकालना है, डोमेस्टिक इनकम निकालना है या दुनिया का कोई भी इनकम निकालना है, तुम क्या करोगे, डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट, एनएफआईए का ट्रीटमेंट और एनआईटी का ट्रीटमेंट करके आराम से कैलकुलेट कर सकते हो।